नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था, पिछली क्लास में हमने कर ली थी किशोरावस्था जो खत्म हो जाती है और कुछ अन्य विशेषताएं थी, जो स्टेजेज है अपनी जितनी भी बाल विकास की, वो हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और एक सबसे पहले है कि एक टीचर को ये चीज क्यों पता होना चाहिए। जब टीचर को बच्चे की पता होती है कि इसका वातावरण कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, माँ बाप इसके कैसे करेंगे, तो उसके बैकग्राउंड जब पता होता है तो उसको फिर अपने जो टीचिंग मेथड्स है वो बनाने और उस हिसाब से उसको एजुकेट करने में क्या होती है, आसानी होती है और वो अच्छे से कर पाता है। शुरुआत में मानव की उत्पत्ति एवं गुण सूत्र की संरचना, ये सारों को पता है कि मानव की उत्पत्ति क्या होती है, गुण सूत्रों से। सबसे पहले इसमें क्या होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र। 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। विभाजन, पितर कोश जो स्पर्म सेल है वो कितने होते हैं? 23, 23। और मातृ कोश क्या होते हैं? 23, 23। ओव्यूम सेल जो होते हैं, और ये दोनों मिलकर टोटल कितने हो गए? 46। 46 हो गए। अब इसमें आगे हमने डिवाइड क्या कर लिया कि एक्स एक्स मादा में पाए जाने वाले समान गुणसूत्र है। समान गुणसूत्रों क्या बोलेंगे? समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद एक्स वाई, ये आपको पता है, एक्स वाई होते हैं नर में और एक्स एक्स क्या होते हैं? मादा में। नर में जो मेल में होते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, हेटेरोलोगस लैंगिक गुणसूत्र। जो बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, जेंडर का, वो किससे होता है? मेल से होता है। ये आपको पता है कि जब एक्स एक्स होते हैं तो इससे क्या बनती है? लड़की। और एक्स वाई, उससे क्या बनता है? बॉय, लड़का। क्योंकि जो वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र है, एक्स किससे बिलोंग करेगा? लड़की से, और ये लड़के से। ये जो 23 है, इसमें एक चीज और है कि जो 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है, ठीक है, पेयर्स। इसमें क्या होता है, एक तो 22 प्लस एक। ये जो एक है ये क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। मतलब जेंडर किससे निर्धारित होता है? इस एक से, लिंग निर्धारण। और ये किससे होता है? ये मेल से होता है, मान लीजिए आदमी से, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स है। वंशानुक्रम की परिभाषा, हेरिडिटी क्या होती है? ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्रों पर हजारों पितृक जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण करते हैं। ये 22 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के अंदर, इनमें क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। गुणसूत्र शारीरिक और मानसिक लक्षणों की प्रथम जैविक इकाई है। जो हेरिडिटी होती है उसी से बच्चे की डिसाइड होता है कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसके रंग कैसा होगा, आंखें कैसी होगी। ये किससे डिपेंड करते हैं? जीन्स के ऊपर, उसके जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर, प्रकृति, नेचर, सामाजिक, दो एस्पेक्ट है इसके। हाँ, विकास को प्रभावित करने वाले दो कारण है, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा क्या है? सोशल, सामाजिक। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? ये जो बायोलॉजिकल का मतलब है जो माँ बाप से उसको गुण मिले हैं, जीन्स से जो उसके पास गुण आए हैं वो। इनका पूर्ण उत्तरदायित्व बालक के जैविक माता पिता के ऊपर होता है। इसके अंतर्गत जन्मजात क्षमताएं, आंतरिक शारीरिक संरचना, जन्मजात क्षमताएं, आंतरिक शारीरिक संरचना, रंग रूप, बुद्धि लब्धि आदि। बच्चे का आईक्यू, उसका रंग रूप, हाइट, कद, आकार किस पर डिपेंड करता है? बायोलॉजिकल फैक्टर, जो नेचर है, प्रकृति है, उसके ऊपर। बस स्टैटिक प्रकृति का होता है, ठीक है। सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर क्या होता है? इसके अंतर बालक के चारों ओर का प्रवास। सोशल फैक्टर मतलब उसका जो समाज है, आसपास कैसा कि इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको, अच्छा मिल रहा है कि
गरीब या गरीब है कि अमीर है, जो अच्छे ठीक फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बच्चे काफी केयर कर सकते हैं। और जहाँ ज्यादा गरीबी होगी, माँ बाप भी स्वाभाविक बात है कि शिक्षित होंगे, तो वो इन्वायरमेंट है वो भी बच्चे के ऊपर अफेक्ट डालता ही है। तो इसके ऊपर जो आसपास रीति रिवाज, शिक्षा, संस्कृति, पोषण, और यह क्या होता है, गत्यात्मक डायनामिक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चारों ओर का परिवेश होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसमें तो क्या है, फिक्स होता है कि जो माँ बाप के जीन्स है उनसे जैसा बनना है वैसा वो बन जाएगा। पर इसमें क्या है, जैसा परिवेश मिलेगा उसको, अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, खराब होगा तो वो खराब हो जाए, हर तरीके से उसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का बाल विकास पर विशिष्ट प्रभाव, किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वंशानुक्रम का? बालक का एप्टीट्यूड है, अभिक्षमताएं हैं, बुद्धि लब्धि, आईक्यूज का, अभिरुचियां, इंटरेस्ट, अभिवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां जो नेचुरल, उसकी मूल इन्नेट, जो उसकी प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, इंस्टिक्ट होती है, वो बुनियादी रूप से प्रभावित हुए क्या होती है, निर्धारित होती है। वंशानुकरण के महत्वपूर्ण नियम एवं सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। वंशानुक्रम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं नियम है, पहला है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये किसने दिया है, ये तो नाम में लिखा है, तो बिजमैन ने दिया है। बिजमैन ने क्या कहा है कि जो जीन्स एक पीढ़ी से माँ बाप से बच्चे में थे, फिर वही वो बच्चा बड़ा होकर आगे अपनी औलाद में वो क्या कर देता है, अपने बीजों को, जो जर्म प्लाज्म, उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देता है, वो खत्म नहीं होते। बिजमैन के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी समाप्त नहीं होता, व्यक्ति इसे अपने माता पिता से प्राप्त करता है और अपनी संतानों को क्या कर देता है, हस्तांतरित, आगे भेज देता है। गर्भावस्था में दो प्रकार के कोष होते हैं, एक होता है दही कोष और दूसरा होता है लैंगिक कोष, सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म। दही कोष से किसका निर्माण होगा, देह का मतलब क्या होता है, देह, शरीर, तो शरीर का निर्माण। लैंगिक कोष, लिंग का, जिससे आगामी पीढ़ी की का निर्धारण में उत्पत्ति होती है। लैंगिक कोष से क्या होता है, इसमें आगामी पीढ़ी का लिंग निर्धारण होगा, ये रह गया लिंग। लिंग, जेंडर क्या होगा, वो लैंगिक कोष पर डिपेंड करेगा। आगे है समानता का नियम। समानता का नियम किसने दिया है, सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या कहा समानता के नियम में, सोरेनसन ने कहा है कि माँ बाप में जैसे गुण होते हैं बच्चे के अंदर वही गुण आएंगे। जैसे प्रतिभाशाली बालक के माँ बाप के प्रतिभाशाली औलाद पैदा होगी, मंदबुद्धि के मंदबुद्धि होगी, जो मीडियम उनका मीडियम, मतलब जैसे माँ बाप है ठीक वैसे ही गुण संतान में आएंगे। ये बात किसने की है, सोरेनसन ने। तो साधारण बुद्धि के माँ बाप, उसमें क्या होंगे, साधारण बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे। और बहुत से मनोवैज्ञानिक है उनकी इस बात से क्या है, सहमत नहीं है। आगे विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या है कि एक ही माँ बाप के जैसे दो संतानें हैं, भले वो जुड़वा हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ उनमें क्या होगा, फर्क होगा। ये जो माँ बाप है, माँ बाप के जो गुण है उसमें और बच्चों के, उनके औलादों में गुणों में क्या है, कुछ ना कुछ फर्क होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगी। इसके अनुसार संतान अगर माता पिता से कुछ भिन्न गुण प्रदर्शित करती है, संतान के गुण अपने माँ बाप से क्या होंगे, थोड़े से अलग होंगे। एक ही माता पिता की संतान होने पर भी बच्चों में रंग, बुद्धि, स्वभाव आदि में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। किसी बच्चे में माता के गुण ज्यादा आएंगे तो किसी बच्चे में पिता के गुण ज्यादा आएंगे। ये क्या है, विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। अगला है प्रतिगमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। सोरेनसन व मेंडल। प्रतिगमन के नियम में क्या होगा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें अपोजिट होते हैं। जैसे प्रतिभाशाली माँ बाप के सामान्य बच्चे या मंदबुद्धि बच्चे, काले माँ बाप के गोरे बच्चे, गोरों के काले बच्चे, ऐसे मतलब अपोजिट, उल्टा होना। यह प्रतिगमन का नियम सोरेनसन और मेंडल ने। जैसे लंबे माता पिता के बोन्ना संतान होना, श्याम वर्ण काले माता पिता की संतान का गौर वर्ण गोरी संतान होना, अपोजिट होगा इसमें। मेंडलवाद, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडलवाद क्या होता है, इसमें जैसे जियोर्ज ग्रेगर मेंडल है, इनको क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। इसमें क्या आता है, मेंडल के अनुसार माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरी संतानों क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, हस्तांतरित होते हैं। मेंडल ने दो मुख्य सूत्र दिए, एक तो प्रभावी जागृत सूत्र, डोमिनेंट ट्रेट। ये कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसके अंदर अगर ये प्रभावी या जागृत सूत्र अगर सक्रिय हुए तो इसमें क्या है, जैसे माँ बाप होंगे औलाद भी क्या होती है, माँ बापों के जैसी औलाद होगी। जैसे लंबे के लंबे, बोने के बोने, समान गुण, तो माता पिता के समान गुण होंगे। अप्रभावी गुण सूत्र में क्या होता है कि अगर ये गुण फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय अगर एक्टिव हुए या इनका प्रभाव पड़ा
सक्रिय हुए तो माँ बाप क्या होगा, माँ बाप से भिन्न होंगे बच्चे, परंतु अपने पूर्वजों के समान होंगे। कुछ बच्चों का आपने देखा है कि उसमें क्या होता है, माँ बाप के जैसे नहीं होते, वो अपने कोई दादा पे चला जाता है, किसी की शक्ल दादी पे या नाना पे इन पे चली जाती है पूर्वजों के समान। तो उस टाइम जो फर्टिलाइजेशन हुआ, कौन से गुणसूत्र एक्टिव हुए, डोमिने सॉरी ये रिसेसिव ट्रेट अप्रभावी। मेंडल ने प्रयोग किया, ये पूछ सकते हैं मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया। मेंडल ने दो प्रयोग किए, छोटी मटर व बड़ी मटर के ऊपर और काले सुए व सफेद चूहों पर। जब मेंडल ने ये प्रयोग किया, छोटी मटर मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया, छोटी मटर, इधर लिखते हैं बड़ी मटर व छोटी मटर, बड़ी मटर व छोटी मटर, इन पर प्रयोग किए। तो जब पहली बार इनके बीच फर्टिलाइजेशन हुआ तो सारे के सारी मटर कौन सी हुई, बड़ी। फिर दोबारा किया, जब अगली बार किया तो क्या हुआ कि तीन बड़े और एक क्या हो गया, छोटा। तीन बड़े और एक क्या हुआ, छोटा। काली मटर और सफेद मटर, जब पहली बार इनका फर्टिलाइजेशन किया तो क्या हुआ, जो सॉरी बड़ी मटर छोटी मटर, जो बड़ी मटर थी, सारे सारे पौधे कौन से हुए, बड़ी मटर के, या जो इनमें पौधों में जो मटर लगी वो कौन सी थी, बड़ी थी। फिर दोबारा से किया तो क्या हुआ, तीन बड़े और एक छोटा। फिर आगे मेंडल ने प्रयोग किया काले व सफेद चूहों पर, काले चूहे और एक और क्या था, सफेद चूहे। जब इनका क्रॉस करवाया गया, सबसे पहले जो चूहे पैदा हुए कौन से हुए, सारे के सारे, और जो थे क्या थे, काले रंग थे, ब्लैक कलर था उनका। फिर दोबारा से किया तब क्या था, तीन ब्लैक, तीन काले और एक सफेद, सफेद, ये चीज है। छोटी मटर बड़ी मटर पर काले व सफेद चूहों प्रयोग, इसमें बस इतना ही है, इतना ध्यान रख लेना कि ऐसा पूछ सकते हैं कि मेंडल ने प्रयोग किन के ऊपर किए, या छोटी मटर और बड़ी मटर के ऊपर किस मनोवैज्ञानिक ने रिसर्च की या प्रयोग किए। आगे उत्पाद सूत्र की निरंतरता व सांख्यिकी नियम का सिद्धांत, ये किसने दिया है, फ्रांसिस गाल्टन ने। गाल्टन के क्या किया, माता पिता में उपस्थित उत्पाद सूत्र 50:50, मतलब आधे आधे आप मान सकते हैं, रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानों में हस्तांतरित होते हैं, आधे आधे गुण हस्तांतरित होंगे। उन्होंने सांख्यिकी विधि बायोमेट्रिक का प्रयोग कर दर्शाया, बच्चे केवल माता पिता से नहीं बल्कि अपने पूर्वजों दादा दादी परदादा आदि से भी घटते क्रम में गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे में जैसे सिर्फ माँ बाप से आएंगे, उसमें दादा के दादी के नाना नानी इनके भी गुणसूत्र लास्ट में घटते घटते हुए क्या कुछ कुछ गुणसूत्र आते रहते हैं। ये सांख्यिकी नंबर्स का फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। आगे वातावरण से अर्जित गुणों का के वितरण का सिद्धांत, वातावरण से अर्जित गुणों का, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, समर्थक है इसके लेमार्क, समर्थन कौन है उसके, लेमार्क, समर्थक कौन है, लेमार्क, डार्विन, हैरिसन, मैकडूगल। मतलब ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसके समर्थक कौन है, बस थोड़ा सा आप ये देख लेना कि वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, चार लोग इसके समर्थक है। इनमें से ऐसा पूछ सकता है कि जैसे लेमार्क ने किसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है, लेमार्क ने क्या कहा, जिराफ का। वातावरण का अर्जित गुणों का मतलब क्या है कि आपके पास एनवायरनमेंट मिला, उससे जो आपने गुण लिए वो आपके अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे लेमार्क ने क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे जिराफ की गर्दन क्या होती है, बहुत लंबी होती है। तो जब शुरुआत में जिराफ की गर्दन थी वो छोटी थी, लंबी नहीं थी, और वो एक ऐसे एरिया में पैदा हुआ जहां पर क्या है, ऊपर काफी ऊंचाई पर पौधे होते हैं, उसको खाना होता था, इसलिए वो क्या करता, बार बार ऐसे ऊपर नीचे होता था। और कई पीढ़ियों ने जब ऐसे करना शुरू किया तो उसकी गर्दन धीरे धीरे क्या हो गई, लंबी हो गई। तो फिर जब एक लंबी जिराफ का गर्दन का जिराफ है, उससे जब अगली संतानें हुई तो फिर वो भी क्या होने लगी, लंबी होने लगी। ये है वो जो वातावरण से, इन्वायरमेंट से आपने गुण लिए वो भी क्या होते हैं, अगली जनरेशन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, डार्विन का क्या प्रयोग किया, डार्विन ने किसके ऊपर प्रयोग किया है, मछलियों के ऊपर। तो क्या जो शक्तिशाली है वही अपने वंशक्रम का निर्धारण करेगी। इसमें क्या था कि डार्विन ने क्या किया कि मछलियों पर प्रयोग किया, तो इसमें देखा कि जो मेल मछलियां थी
वो क्या करती है, पहले पानी के अंदर घोंसला बनाती है, फिर उसके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनको क्या कर देती है, मार देती है, और फिर जो मादा होती है उसको रिझाने के लिए क्या करते हैं, डांस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसानों में होता है कि नर मादा को आकर्षित कर रहा है, ये जानवरों में भी होता है। ये जो मर्द कौम है ना, ये मर्द जाति, ये सारी ऐसी है, भले वो जानवर हो इंसान हो। तो पहले डांस करेंगे, फिर जिससे मादा रिझेगी उसी से फिर आगे जनरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो मछली में प्रयोग होता है कि शक्तिशाली जीव जो उसमें सब शक्तिशाली, वो बचेगा, जो कमजोर होगा उसको शक्तिशाली क्या कर देगा, मार देगा, और फिर मादा क्या है उसी के पास आएगी। हेरिसन का प्रयोग, हेरिसन ने क्या किया, कीट पतंगों पर प्रयोग किया। शोक संख्या ली कीट पतंग 50 थे इसके, जिन्होंने गंदे वातावरण में रखा, और 50 कीट पतंगों किस में रखा, स्वच्छ वातावरण में। जिन्होंने गंदे वातावरण में रखा कीटों को, उसमें क्या हो, काले मटमैले रंग की संतानें हुई, और स्वच्छ वातावरण में रखा उनके क्या हुए, सफेद रंग की संतानें हुई। आगे मैकडूगल का प्रयोग, मैकडूगल ने क्या किया, चूहों की बुलबुलैया संबंधी प्रयोग। मैकडूगल का प्रयोग क्या था, चूहों की, मैकडूगल ने क्या किया, पानी का जैसे कोई ड्रम वगैरह रख लिया ऐसा, और उसमें ऐसे ये टैंकर टैंकर में किया था कि चूहों को पानी से तैरकर एक सिरे से, जैसे क्या किया गया, ये पानी का टैंकर है मान लीजिए, ये देखिए, इसने क्या किया कि जैसे पानी का टैंकर है कोई, यू मान लीजिए, तो चूहा है, इसका इधर मुंह करना पड़ेगा। ये जो चूहा है, इसको यहां से तैर के यहां तक जाना है, ठीक है। और ये तैरने की मैकडूगल ने क्या दी, चूहे को प्रैक्टिस करवाई। फिर उसने दो रास्ते बना दिए घूम के जाने के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसमें रखा अंधेरा, जो सीधा यहाँ तक है पहुंच गया। और जो दूसरा रास्ता था, इसमें इसने क्या लगा दिए, बैरियर लगा दिए कि जहां से ये चूहा इधर आता लाइट जलती, इसमें अंधेरा था और इसमें क्या थी, लाइट। जब यहाँ से चूहा आता तो उसको क्या लगते, झटके लगते, बिजली के झटके लगना शुरू हो गए, और यहाँ से अंधेरा में क्या हुआ, वो सीधा जा सकते, दो रास्ते उसको दिए गए। फिर उसने देखा कि उसकी जो चूहों के आगे आने वाली जो जनरेशन थी, उन्होंने क्या किया, सीधा इस रास्ते से, अंधेरे वाले रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता क्या कर लिया, बना लिया। जब वो आगे बढ़े तो इन्होंने क्या किया कि ये जो रास्ता है वो, उसकी संतानें क्या हुई, यहाँ से फिर निकलने लगी। इसका मतलब इसने बताया कि इन्वायरमेंट से इन्होंने सीख लिया, झटका लगा वो रास्ता छोड़ दिया, आगे जो जनरेशन है वो सीधा इस रास्ते से निकलना शुरू हो गई, और ये रास्ता क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ ही उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये है मैकडूगल का चूहों का प्रयोग। आगे वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत है। वो वितरण का सिद्धांत था कि वातावरण से आपने जो लिया वो क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, और इसमें क्या नाम है इसका, अवितरण, मतलब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में अर्जित तात्कालिक शारीरिक परिवर्तनों क्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किए जाते। जैसे इसने क्या प्रयोग किया, बीज मैंने चूहा लिया और चूहे की क्या कर दी, पूंछ काट दी, ये चूहा है, जैसे ये चूहा बना लिया, ठीक है, ये चूही है। इसने क्या कर दिया, इस पूंछ को क्या कर दिया, कट कर दिया, पूंछ को क्या कर दिया, कट कर दिया। और फिर इससे जो आगे संतानें हुई, उसमें क्या देखा उसने कि जो चूहा हो रहा है, जो चूहे का बच्चा है, उसमें क्या है, पूंछ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने पूंछ कट गई एक चूहे के, जो अगली संतान उसमें पूंछ नहीं थी, उसमें पूंछ मिली थी। मतलब क्या, इन्वायरमेंट से जो गुण दिया, अवितरण, उसका वितरण नहीं किया, वो आगे ट्रांसफर नहीं हुआ। जैसे इंसानों के किसी का पैर कट गया हो या हाथ कटा हुआ हो, जब उसकी औलाद होती है तो ऐसा नहीं होता कि उनके वो हाथ या पैर नहीं होंगे, उसके वो होता है। तो ये क्या, वातावरण से अर्जित गुणों को अवितरण का सिद्धांत किसने दिया, विजमेन और वुडवर्थ ने। हम्म, ये बता ही दिया। फिर आगे अभिरुचि, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड में अंतर। वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिरुचि का मतलब होता है कोई चीज आपको अच्छी लगती हो, जैसे किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, किसी को बास्केटबॉल अच्छा लगता है, या गेम खेलना खेलना नहीं, देखना पसंद लगता है, टीवी सीरियल पसंद होते हैं। और अभिक्षमता क्या होती है, किसी कार्य को करने की आपकी योग्यता, क्षमता, दोनों के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य करने की तात्कालिक पसंद या रुचि की इच्छा,
यह समय के साथ बदल सकती है। किसी कार्य को सीखने से पूर्णतः सफल होने की अंतर्निहित जन्मजात क्षमता, इसमें क्या होता है, क्षमता। जैसे एक बच्चे का, ये एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, क्रिकेट खेलने में अत्यधिक अभिरुचि हो सकती है देखने में, लेकिन एक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर बनने में, जिसमें क्रिकेट खेलने की प्राकृतिक अभिक्षमता का होना अनिवार्य है। जैसे अत्यधिक अभिरुचि हो सकती है, खेलने नहीं आएगा, देखने में। एक बच्चा है, ये अपने चारों तरफ होता है, लोग क्रिकेट के आते देखते तो सारे हैं, पर उस लेवल तक प्रदर्शन कर पाएंगे ये हर एक में नहीं होता। तो देखने की तो किस में आ गई, अभिरुचि में। और वो क्षमता होना, अभिक्षमता होना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभिक्षमता के अंदर। वातावरण अर्थ है मनोवैज्ञानिक, जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव हमने देख लिया, 5-6 नियम थे। अब हम किस में देखें, वातावरण अर्थ है मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं। इन्वायरमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है। वातावरण, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परि प्लस आवरण, दो शब्दों के मेल से बना है। परि प्लस आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। आवरण का मतलब ढका हुआ। जिस परिवेश से हम अपने चारों तरफ से ढके हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, परि आवरण, पर्यावरण है। उसका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बोरिंग लैंगफिल्ड वेल्डन, जो पितरेकोन जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु, जो उसकी हेरिडिटी है, जीन्स है, उसके अलावा जो भी चीज उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रही है, वो क्या है, किसमें आती है, पर्यावरण में। वुडवर्थ ने क्या कहा, वातावरण वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय अर्थात गर्भ धारण जन्म से लेकर प्रभावित किया है। वो सारी चीजें जो उसको जन्म से, गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चीजें प्रभावित करती रहती है, वो किसके अंदर आ गई, वातावरण के अंदर। बाह्य तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर, ये डिपेंड, ये ध्यान रखना, बाह्य तत्व। जुड़वा बालकों पर वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अब आप देखिए कि इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 3 तरीके के बालक होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये ट्विंस क्या होते हैं, जो एकांकी जुड़वा बालक क्या होंगे, इसमें एक ओव्यूम और एक स्पर्म, एक ओव्यूम और एक ही स्पर्म से फिर जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे, एकांकी जुड़वा बालक, ठीक है। इससे क्या होगा, जब एक ही स्पर्म और एक ही सेल होगी, या तो वो दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे, या दोनों क्या होंगी, लड़कियां। दोनों लड़के और दोनों लड़कियां, किसमें, आइडेंटिकल में। भ्रातृय जुड़वा बालक, फ्रेटर्नल ट्विंस, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग शुक्राणु होंगे, दो अलग अलग क्या होंगे, अंडे होंगे। स्पर्म ओव्यूम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर इनसे जो संतानें पैदा होगी वो क्या होगी, वो या तो दोनों लड़कियां हो सकती है, या दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है। दोनों लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की। एकांकी, एकांकी का मतलब एक, ध्यान रखना, एक ही तरह की, या तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां। भ्रातृय में क्या होंगे, या तो दोनों लड़कियां, या दोनों लड़के, या एक लड़का एक लड़की। इसमें एक स्पर्म, एक सेल, एक ओव्यूम, और इसमें दो शुक्राणु और दो अंडाणु, दो स्पर्म और दो ओव्यूम। वो से बालक वो होता है जिसका जन्म कहीं और होता है, उसका पालन पोषण किसी और ने किया। जैसे किसी के माँ बाप कई बार मर जाते हैं, तो नाना नानी, मामा मामी, वो उसका कर देते हैं, क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। मेंडल व थॉमसन का प्रयोग है, इसमें क्या किया उसने, दो बच्चों को लिया, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, दो बच्चों को लिया, दो लड़कियां थी, एक थी टी नाम की और एक क्या थी, सी नाम की। दोनों को 14 साल तक सेम परिवेश में रखा गया, एक ही जैसा उसका क्या था, परिवेश, इन्वायरमेंट दिया गया उनको, ठीक है। पर फिर भी इससे समानता क्या थी इनमें, समानता तो ये थी कि दोनों की जो फिजिकल अपीयरेंस है, देखने में दोनों क्या लगती थी, सेम समान लगती थी। पर टी में क्या फर्क हुआ, टी साहसिक थी, ठीक है। टी क्या थी, तेजतरार, साहसिक और बहिर्मुखी। सेम एनवायरनमेंट, 14 साल तक रखा गया। फर्क क्या है आ गया दोनों में, टी तेजतरार, साहसिक और बहिर्मुखी थी, जबकि सी गंभीर, संयमित व सतर्क थी। ये फर्क दिखा टी और सी में। फिर आगे ऐसे ही न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंगर के अनुसार, जब इन समरूप जुड़वा बच्चों को अलग अलग असमान इन्वायरमेंट में रखा गया, इनको सेम इन्वायरमेंट में रखा गया, तो फिजिकल अपीयरेंस सेम, पर व्यवहार में क्या थोड़ी सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा नहीं, काफी डिफरेंस था। और इन्होंने क्या, फिर जब इनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा गया, तो 20 बिंदुओं का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर 20% तक अंतर पाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि बुद्धि पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें है कि बुद्धि को लोग जन्मजात भी मानते हैं। जैसे जो तेज आईक्यू के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जन्म से पैदा होते हैं, माँ बाप से उनके अंदर क्या आते हैं, जीन्स आते हैं। आगे वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, एविडेंस ऑफ इन्वायरमेंट।
प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे यहूदी और जापानीज है, सामान्यतः क्या है, उनकी कदकाठी क्या होती है, छोटी हाइट क्या होती है उनकी, कम होती है, उनकी औलादें होंगी फिर वो भी वैसी होंगी। फिर उन्होंने देखा कि यूएस से अमेरिका के लोग लंबे होते हैं, तो वो जब अमेरिका में रहे लोग और 2-3 पीढ़ियों के बाद क्या देखा, यहूदी और जापानीज उनकी पीढ़ियों में भी क्या हो गया, वो उसी लंबाई और चौड़ाई के बच्चे उनके पैदा होने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट वैसा है, तो बच्चे भी क्या हो गए उनके वैसे ही होना शुरू हो गए। इन्वायरमेंट का ऐसे प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और प्रजाति पर प्रभाव, ठीक है, इसमें एक क्या है, पोष्य बालकों पर अध्ययन हुआ, तो क्या हुआ कि जो पोष्य बालक थे, पोष्य बालक कौन से थे, कि जिनके माँ बाप जन्म देने वाले और है, पालन पोषण करने वाले दूसरे थे। तो जब इनके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि इसमें क्या होता है कि जिन्होंने माँ बाप ने जन्म दिया, तो बच्चों में जो फिजिकल अपीयरेंस थी, उनकी हाइट, रंगाई, लंबाई, रंग रूप, वो क्या हुए, उन्हीं माँ बाप के समान थे जिन्होंने उनको जन्म दिया, परंतु उनके गुण थे वो किसके जैसे पाए गए, जिन्होंने उनका क्या किया, पालन पोषण किया। हाँ, और एक ये भी था कि जैसे मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनके उन बच्चों को यदि हमने अच्छा इन्वायरमेंट दिया, श्रेष्ठ इन्वायरमेंट दे दिया, तो भी क्या उनके आईक्यू में 10 बिंदुओं तक की वृद्धि देखी, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल दिया आपने, मंदबुद्धि माँ बाप के बच्चों को क्या दिया, श्रेष्ठ दिया, तो 10 बिंदुओं का मतलब हो गया 10%। 10% तक का फर्क हो गया, इन्वायरमेंट बदला तो वो मान लीजिए यहाँ थे 70 आईक्यू था मान लीजिए उनका, तो कितना हो गया, 80 हो गया, इतना उसमें क्या आ गया फर्क, इन्वायरमेंट का असर पड़ गया। निष्कर्ष एवं पारस्परिक निर्भरता, क्या मनोविज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक पूरक और अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। इन्हें एक दूसरे से अलग करके बालक के विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। विकास का प्रत्येक आयाम इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अंतःक्रिया की डेफिनेशन किसने दी थी, कि जो डेवलपमेंट है किसके ऊपर ऊपर डिपेंड है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। ये डेफिनेशन किसकी थी, वुडवर्थ, किसकी डेफिनेशन है ये, वुडवर्थ की डेफिनेशन है। ये वुडवर्थ बता देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मनुष्य क्या कर सकता है और क्या करता है। डेविड अब्राहम ने बहुत अच्छी बात बोली कि मनुष्य क्या कर सकता है, यह उसका वंशक्रम निर्धारित करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल उसके भीतर कितना का हो सकता है। मनुष्य वास्तव में क्या करता है वो डिपेंड करता है उसका वातावरण। मान लीजिए एक बहुत तेज आईक्यू का बच्चा पैदा हो गया किसी गरीब घर में, झोंपड़े वाले के, रिक्शे वाले घर में, तो फिर भी क्या कर सकता है, उसको बेचारे को पढ़ने का परिवेश नहीं मिला, ना कोई नॉलेज देने वाला था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, उसको उसी बाप के साथ काम करने लगना पड़ गया छोटी उम्र में ही। तो उसका वंशक्रम तो था कि वो बहुत कुछ अच्छा ऊंचा करता, पर वातावरण ऐसा था, क्या हुआ, वो उन्हीं चीजों में दफन होके वहीं रह गया, कुछ अच्छा खास कर नहीं पाया। तो वास्तव में उसका वंशक्रम निर्धारित करता क्या कर सकता है और करता क्या वास्तव में, वो किस पर डिपेंड होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा उसको वैसे तरीके से चीजें क्या होगी उसकी होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन लगभग आता ही है, तो इसको ध्यान से करना थोड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।